तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पर विनर को घोषित करेगी और पिच आते हैं। बाकी जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है ये दोनों ही एयरक्राफ्ट पूरी करते हैं। अपने लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से पार्टनर्स को सेलेक्ट करती है और ये चीज़ हम भी करते आए हैं, बाकी कंट्रियां भी करती हैं और यहाँ पर भी यही होगा। ये भी इंडिया का जो स्टेटस है वो जब तक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा तब तक हम मिलिट्री वेपन्स एक्सपोर्ट में भी सक्सीड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एडमिरल आर हरि इन्फ्लुएंशियल पार्टनर के तौर पर हम देखें तो यूएस आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टनर दिखेगा क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर जो है वो फ्रांस के कंपैरिजन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं नेवी का MRCPF कंपटीशन चल रहा है जो कि मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का है और इसके अंतर्गत दो कंटेंडर है। पहला बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और दूसरा डसॉ एविएशन का रफाल F4+। F4+ यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर F4 के दो वर्जन है, यानी कि दो स्टेप में अपग्रेड है, F4.1 और F4.2। तो इन दोनों में से कौन से वर्जन इंडियन नेवी को मिल सकते हैं यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। तो कुछ दिन पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि इंडियन नेवी इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हाफ में ही यहाँ पर विनर को घोषित करेगी और पिछली कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जहाँ पर विनर रफाल M ही बताया जा रहा था, चाहे फ्रेंच मीडिया की साइड से आई हो चाहे इंडियन मीडिया की साइड से आई हो। लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ गया है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार द्वारा ये चीज कही गई कि इंडियन नेवी के लिए रफाल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट दोनों ही सूटेबल हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट पर है कि वो कौन से एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहते हैं। बाकी जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है ये दोनों ही एयरक्राफ्ट पूरी करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो सवाल है वो कैपेबिलिटी से हटकर जियोपॉलिटिक्स पर चला गया है। यानी कि अब इंडिया स्ट्रेटेजिकली किसके ज्यादा करीब जाना चाहता है ये यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एसेट की परचेज से। तो जब हम मलेशिया के LCA कंपटीशन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कंट्री जब मिलिट्री परचेस करती है तो वहां पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते ही हैं, पर उस कंट्री की जियोपॉलिटिक्स भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल बेनिफिट के हिसाब से पार्टनर्स को सेलेक्ट करती है और ये चीज़ हम भी करते आए हैं, बाकी कंट्रियां भी करती हैं और यहाँ पर भी यही होगा। भले ही हम यहाँ पर चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जियोपॉलिटिकली भी इंडिया का जो स्टेटस है वो जब तक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा तब तक हम मिलिट्री वेपन्स एक्सपोर्ट में भी सक्सीड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ एडमिरल आर हरिकुमार ने क्लियर करी कि हमने दोनों ही एयरक्राफ्ट के लिए हाँ बोल दी है, बाकी अब गवर्नमेंट को यहाँ पर डिसाइड करना है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर दो तरीके से चीज़ों को ले सकती है। पहला जियोपॉलिटिकल फैक्टर हो गया जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा यहाँ पर उस इम्पोर्टेंट फैक्टर को भी दिमाग में रखना है जिससे हम सेल्फ रिलायंस गोल को अचीव करेंगे। तो एज अ इन्फ्लुएंशियल पार्टनर के तौर पर हम देखें तो यूएस आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टनर दिखेगा क्योंकि उनकी मिलिट्री पावर जो है वो फ्रांस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। साथ में वो इस रीजन में भी अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखते हैं और हमारे द्वारा पहले से ही उनके काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें हम बोइंग P-8 की बात कर लें या MQ-9 की बात कर लें जिनके हम एडिशनल ऑर्डर देने वाले हैं, ये दोनों ही शामिल हैं। तो अगर यहाँ पर FA-18 सुपर हॉर्नेट को लिया जाता है तो इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगी। साथ में अगर बात करें नेवल एविएशन की तो फ्रांस के कंपैरिजन में यूएस का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट है। उनके यहाँ R&D में ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उनके यहाँ नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पर ज़्यादा काम हो रहा है। इवन FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिप्लेस करने के लिए भी वो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म पर काम अभी से कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूएस से अगर हम चीज़ों को देखना चाहेंगे तो हमें ज़्यादा ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है और वो ये है कि यूएस और इंडिया इक्वल नहीं है। इंडिया फ्यूचर में इकोनॉमिकल और मिलिट्री सुपर पावर बनेगा पर यूएस अभी से है, तो वो इंडिया की ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहेंगे। अभी उन्हें इंडिया की जरूरत है चाइना के अगेंस्ट में, इसलिए हमारे साथ सारे कोऑपरेशन और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कल को इनका भरोसा नहीं है। वहीं पर फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एडवांस है हमसे, लेकिन इकोनॉमी में और मिलिट्री पावर में हमसे पीछे है। तो फ्यूचर में हमारी ग्रोथ से फ्रांस को कोई थ्रेट नहीं है, उल्टा पार्टनरशिप से इनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ऑल्दो UAVs और जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि यूएस से आते हैं, पर जब बात फाइटर एयरक्राफ्ट की आती है और उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की आती है तो उसका सोफिस्टिकेशन लेवल बिल्कुल डिफरेंट है।
और उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। इसलिए यूएस जब पाकिस्तान जैसी कंट्री को अपने F-16 भेजता है तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को देखकर चले तो वहां हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर हम रिस्क ले सकते हैं, और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर फैसला लेना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें अपने आत्मनिर्भर गोल को भी दिमाग में रखना है। यहाँ पर अगर हम रफाल को FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर चूज करते हैं तो MRFA के अंतर्गत भी ये एयरक्राफ्ट ऑफर में है और हम इंडिया में प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट को डिमांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट के ज़्यादातर पार्ट्स इंडिया में ही बनेंगे और मैक्सिमम चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो रफाल M और एयरफोर्स वाले वर्जन में 90% कॉमनैलिटी है, तो प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट होने पर इन एयरक्राफ्ट को भी इंडिया में बनाया जा सकता है। तो आत्मनिर्भर गोल को अगर हम दिमाग में रखें तो रफाल M यहाँ पर परचेज करना ज़्यादा सेंस बनाता है। साथ ही साथ ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी कि FA-18 सुपर हॉर्नेट की जो प्रोडक्शन लाइन है ये भी आने वाले 2 सालों में बंद हो जाएगी। तो हमारे जो इनिशियल ऑर्डर हैं ये 26 एयरक्राफ्ट के हैं। फ्यूचर में ये बढ़ के 57 पहुंच सकते हैं, यानी कि 31 और एयरक्राफ्ट हम फ्यूचर में ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी उसके बाद हम डिसाइड करते हैं तो 31 एयरक्राफ्ट के लिए दोबारा प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट नहीं होगी, और अगर ये मान ले कि होती भी है तो हमें काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये डिसीजन गवर्नमेंट पर छोड़ा गया है। तो गवर्नमेंट एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए MRCBF और MRFA कंपटीशन को एग्जीक्यूट कर सकती है और रफाल को यहाँ पर चूज करके प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करा सकती है, जिसकी वजह से नेवी के तो ऑर्डर्स पूरे हो ही जाएंगे, एयरफोर्स के भी ऑर्डर पूरे होंगे। साथ ही साथ इंडियन नेवी को टाइम मिलेगा डिसाइड करने में कि उन्हें एडिशनल 31 एयरक्राफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए भी होंगे तो क्योंकि प्रोडक्शन लाइन इंडिया में होगी और ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए बन रहे होंगे तो इंडियन नेवी के लिए इन्हें बनाने में यहाँ पर ज़्यादा प्राइस जंप नहीं होगा। प्लस ऑर्डर की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम प्राइस नेगोशिएशन भी प्रॉपर कर सकेंगे और एयरफोर्स और नेवी को जो ये एयरक्राफ्ट है अभी के प्राइस से कम ही पड़ेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर रीजन में रफाल की जो ऑर्डर संख्या है वो अच्छी खासी है। कतर ने 36 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, UAE ने 80 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, इंडोनेशिया ने 42 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं और इंडिया पहले से ही 36 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। तो कतर जैसी कंट्री फ्यूचर में और भी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे सकती है, तो उन एयरक्राफ्ट को भी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में उन एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग के लिए जो MRO फैसिलिटी है ये भी इंडिया प्रोवाइड करा सकता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखें तो रफाल की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट होना ये डसॉ एविएशन के लिए भी बेनिफिशियल है और इंडिया के लिए भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। वहीं पर जब बात आती है FA-18 सुपर हॉर्नेट की, तो ये एयरक्राफ्ट पहली बात तो MRFA कंपटीशन में ऑफर ही नहीं किया गया। बोइंग ने इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करके F-15EX ऑफर कर दिया है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि MRCBF और MRFA कंपटीशन को एक ही साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो वो बोइंग के केस में पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, FA-18 सुपर हॉर्नेट के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी संख्या कम है, तो यहाँ प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट होने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। साथ ही साथ इसके भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि इंडियन नेवी अपने इन 26 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स को बढ़ाकर 57 तक पहुंचाए, क्योंकि IAC-2 जो कि INS विक्रांत क्लास का ही एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये बनने वाला है और ये जब तक बनकर तैयार हो जाएगा तब तक TEDBF बन पाएगा और सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा, इसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। तो एडिशनल MRCBF एयरक्राफ्ट के ऑर्डर देने होंगे, इसके चांसेस स्ट्रॉन्ग है और उस लिहाज से भी FA-18 सुपर हॉर्नेट यहाँ पर सेंस नहीं बनाता है। तो क्योंकि टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं है, नेवी दोनों ही एयरक्राफ्ट से खुश है, तो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा सेंस यही बनाता है कि वो रफाल के साथ आगे बढ़ें और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए वो एयरफोर्स के भी MRFA कंपटीशन को साथ ही एग्जीक्यूट करें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।